अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन होता है बेसिकली इसमें हमने ये करना होता है कि जो भी हमारे लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं। पहले उनको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर कंडेंसर के थ्रू उसको हम दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास सेपरेशन होती है वो वॉलेटिलिटीज की बेस पे होती है, मतलब कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है कौन सा कम वॉलेटाइल है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज अ प्यूरिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज बॉइल्ड अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट until it converts into vapors. Then these vapors are converted back into liquid and collected in the receiver. It is called distillate. बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे बेस कर रहा है कि जो भी आपका सब्सटेंस होता है सबसे पहले आप उसको बॉयल करते हो अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद आप उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हो। जाहिर है जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं वो बॉयल होती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होती है। फिर हम क्या करते हैं, वो जो वेपर्स होते हैं वो दोबारा से हमारे पास लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अब हम उनको रिसीवर के अंदर या किसी भी जगह के अंदर उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। जो अपरेटस डिस्टिलेशन में यूज होता है वो है स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर। स्टिल जो आपका कंटेनर होता है जिसके अंदर आप लिक्विड को हीट करते हो। कंडेंसर क्या होता है, वो कोल्ड वाटर होता है जो कि हमारे पास सर्कुलेट कर रहा होता है, जो कि क्या करता है आपके वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। रिसीवर वो आपके पास वेसल होती है जिसके अंदर जो आपका लिक्विड कंडेंस, मतलब कि जो वेपर से लिक्विड में जो कन्वर्जन हुई हुई होती है वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स बेसिकली आपके पास रिसीवर में आके कलेक्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की अगर बात की जाए तो हम लोग के पास जो है वो 4 टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो डिस्टिलेशन की टाइप आ जाती है उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने एक सेकेंड, सबसे पहले है स्टीम्ड सिंपल डिस्टिलेशन जो कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर करते हैं। फिर स्टीम डिस्टिलेशन, फिर फ्रैक्शनल और फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसमें हमारे पास कोई भी प्रेशर नहीं होता। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने ये करना होता है कि सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो सिंपल डिस्टिलेशन में अपरेटस आपके पास वो स्टिल, कंडेंसर और रिसीवर होता है। बेसिक सी ये प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि फ्लास्क को जो है वो हाफ तक, मतलब ये जो आपके पास ये है ना, ये आपके पास जो स्टिल है, ठीक है, ये वाली चीज, ये जो है ये आपके पास क्या है, स्टिल है। सेकंड में अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ये स्टिल है। ठीक है। अब स्टिल के बाद आपके पास क्या आता है, स्टिल के अलावा जो आप चीज यूज कर सकते हो उसमें आपके पास आता है कंडेंसर। ठीक है, यहाँ पे ये कंडेंसर लगा हुआ है और फिर आपके पास ये आ जाता है रिसीवर जिसके अंदर आपका डिस्टिलेट कलेक्ट होता है। ठीक हो गया, डिस्टिलेट आपका यहाँ पे कलेक्ट होता है। अच्छा, अब इसमें ये आपके पास क्या है, स्टिल, इसके अंदर हमने डालना होता है लिक्विड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही इसके अंदर लिक्विड डालते हैं वो आपने इसको फुल नहीं भरना होता है, इसको हाफ भरना होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको यहां से हीट प्रोवाइड हो रही है, ये लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में। ठीक है, ये जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट होता है ये यहाँ पे, ये जो इसका साइड पे जो इसकी ओपनिंग है, आउटलेट जो दी हुई है, यहां से पास होता है इस पिपेट के, इस पाइप के थ्रू डिस्टिलेट में। अब इसको सराउंड किया हुआ है हम लोगों ने कंडेंसर से। कंडेंसर से कैसे सराउंड किया हुआ है कि एक वाटर आउटलेट है और एक वाटर इनलेट है। यहाँ पे ये जो हमारे पास वाटर इनलेट है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी टैप के साथ, किसी भी नल के साथ जहां से ठंडा पानी आ रहा हो। ये ठंडा पानी इसके इर्द गिर्द रोटेट करता है और वो जो वेपर्स यहाँ पे आए हुए होते हैं, ये जो इंटरनल पाइप के अंदर, वो वेपर्स इस ठंडे पानी की वजह से कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर। वो ये लिक्विड यहाँ कलेक्ट होता है और जो भी पानी यहाँ से इनलेट, जहां से हमारे पास ठंडा पानी होता है, वो अपना काम करके इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये है सिंपल सा हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसीजर। अब हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास वो डिस्टिलेशन के जिसके थ्रू हम मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकें। ठीक है, जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे हमारे पास अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो मिसिबल लिक्विड्स है उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर ये एडिशनल चीज होती है कि इसमें हम फ्रैक्शनेटिंग
कॉलम लगाते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है ये क्या करता है, fractionating column condenses the vapors of the less volatile component of the mixture and return it to the still. The vapors of more volatile component pass through the condenser and collected in the receiver. जो हमारे पास less volatile substances होते हैं उनके वेपर्स हीट के थ्रू लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड है आपके पास इसके अंदर अल्कोहल और वाटर डाल दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि लेस वॉलेटाइल कौन सा है, वाटर, मोर वॉलेटाइल कौन सा है, अल्कोहल। अब जो लेस वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इसी के अंदर जो है वो वेपर्स में सबसे पहले वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर कंडेंस बैक होके इसी के अंदर आ जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। जो आपके पास अल्कोहल होगा वो यहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट होगी, यहां से पास होके ना वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो आपका वाटर सेपरेट हो गया, अल्कोहल सेपरेट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं इनको जो है हम लोग इनके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, इसमें हम इमिसिबल के लिए जिसमें एक का वाटर होना जरूरी है, ठीक है, उसमें से एक वाटर होता है। The distillation apparatus consists of steam generator with a tube which carries the steam to the flask containing the liquid. अब इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टीम जनरेटर यूज करते हैं। ऊपर वाले में हमने क्या यूज किया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने कुछ भी यूज नहीं किया, स्टीम जनरेटर इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये जो स्टीम होती है ये आपके पास जो लिक्विड्स होते हैं उनके तक ये स्टीम हमारी पहुंचती है, ठीक है। जो भी आपके लिक्विड्स होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स उन तक ये स्टीम आपकी पहुंचती है। When the steam is passed through the mixture of these liquid, it boils at a much lower temperature than the boiling point of pure water. The vapors are allowed to pass through the condenser and the distillate form two layers which are separated from each other as completely as possible. This method is used for distilling heat sensitive compounds as volatile oils, clove oil और eucalyptus oil. अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो बहुत हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स है उनके लिए होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टीम लगी होती है, बेसिकली जो स्टीम जनरेटर होता है वो स्टीम जनरेट करता है, और उस स्टीम जनरेट से करने से क्या होता है कि जैसे ही स्टीम इस लिक्विड के थ्रू पास होती है लिक्विड्स के अंदर से, वो क्या करती है कि जो लिक्विड होता है आपका वो आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कि उससे कम टेम्परेचर पे बॉयल होने शुरू होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेट सपोज अगर 70 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है तो वो 60 या 50 पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन से जो वाटर है ना, वाटर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि अगर वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, लेट सपोज, तो जो आपके पास लिक्विड होगा वो आपके पास 100 से बिलो पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स कंडेंसर से पास होंगे और जो डिस्टिलेट हमारे पास ऑब्टेन होगा वो आपके पास दो लेयर्स में डिस्टिलेट ऑब्टेन होगा, ठीक है। वो आपके पास दो लेयर्स में डिस्टिलेट ऑब्टेन होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो दो लेयर्स बनती हैं उन दोनों को हम लोग सेपरेट आउट कर देते हैं। ये ज्यादातर हीट सेंसिटिव कंपाउंड जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनके लिए ये आप लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो लिक्विड्स होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है एट देयर बॉइलिंग पॉइंट अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैन बी डिस्टिल्ड एट मच लोअर टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसको बिल्कुल कम कर देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इसमें कम हो जाता है, प्रेशर इसमें जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम यूज होता है। बेसिकली ये आपके पास क्या है, क्लेजीन फ्लास्क होता है। क्लेजीन फ्लास्क जो होता है बेसिकली इसकी दो नेक्स होती है, ठीक है। एक के अंदर हम थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं और एक को हम इस कंडेंसर के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक हम लोग कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं ताकि हमें प्रेशर का भी पता चलता रहे साथ साथ, ठीक है। प्रेशर गॉज लगा होता है ताकि हमें प्रेशर का पता चलता रहे। साइड ट्यूब ऑफ द रिसीवर कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये वाली जो इनलेट होती है इसको वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें प्रेशर का पता चलता रहे, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर को बिल्कुल खत्म करके डिस्टिलेशन करनी होती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, विद जीरो प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। अब जो प्रेशर गॉज होता है हमारे पास वो हमने इंसर्ट करते हैं रिसीवर और वैक्यूम पंप के दरमियान में, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो, रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर जो आपके पास लिक्विड्स है उनकी डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक हो गया। वैक्यूम का क्या मतलब होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है, जो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, रोज वाटर है, इसके अलावा जो भी फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऑब्टेन करने होते हैं वो हम इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं डिस्टिलेशन के। स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज कर रहे होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम देयर क्रूड ड्रग्स, फॉर एग्जांपल क्लोव, एनीज एंड यूकलिप्टस ऑयल।
फिर पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और लुब्रिकेंट्स जितने भी होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं क्रूड ऑयल से। प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए भी हम लोग बेसिकली जो डिस्टिलेशन है उसी का प्रोसीजर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सिकेशन। एक्सिकेशन का मतलब होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करना फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बाय हीट। ऐसा सब्सटेंस जो हमारे पास हाइड्रस फॉर्म में, ठीक है, जिसने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है अपने अंदर, उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। हम क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। वो जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर रिमूव हो जाना। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, आपके पास जो मटेरियल है वो क्या बचता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सिकेटेड मटेरियल। ठीक है, एग्जांपल्स इसमें क्या क्या आ जाती हैं, एक्सिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, एलम एनहाइड्रस, सोडियम आर्सेनेट। अब इसमें हम करते क्या है कि हम लोग एक वेट अमाउंट में आपका जो भी सब्सटेंस जिसके अंदर से आपने वाटर रिमूव करना होता है, बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम एक डिश के अंदर लेते हैं और उसको वाटर बाथ के ऊपर रख देते हैं। वाटर बाथ, सैंड बाथ या कोई भी जो भी ओवन होता है, हीटिंग सोर्स के ऊपर रख देते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं उस वक्त तक कि जब तक आपका वाटर रिमूव ना हो जाए और आपके पास एक सर्टेन वेट ना ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर रिमूव हो गया है, हम उसका वेट करेंगे। सबसे पहले सब्सटेंस का विदाउट हीटिंग वेट करते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसको हीट करते जाते हैं, फिर जब उसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कैसे कि उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। वेट रिड्यूस हो गया, इसका मतलब है कि उसमें से वाटर रिमूव हो गया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट की। अब कॉपर सल्फेट के अंदर 5 जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, 5 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो उसके अंदर से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। पीछे कितने बचे, 3। अब जो 3 हमारे पास बच गए हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, उन 3 को जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। जब उन 3 को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और लूज हो गए। ठीक है, अब कितने बच गया, 1। अब जो लास्ट वाटर का मॉलिक्यूल है इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसको हम हीट करेंगे 20 to 100 डिग्री सेल्सियस तक। 200 डिग्री सेल्सियस तक जब हम उसको हीट करेंगे तो पीछे जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे उसके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जब रिमूव हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब इसके वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट के अंदर जो है आपके पास क्या होता है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उसको हम हीट करते हैं, उसको वाटर बाथ के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। जब उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है वो भी आपके पास रिमूव हो जाता है, मगर उससे क्या होता है कि डिकम्पोजिशन हो जाती है। ठीक है, अब हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन हो, तो उस डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम उस लास्ट वाले जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो रह जाता है उसको हीट नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और उसको हम फिर क्या कहते हैं कि FeSO4.H2O जो है हमारे पास क्या है, एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टोरेज इसकी जो है इन्होंने ये बताया हुआ है कि हाइग्रोस्कोपिक, आपको पता है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, इनकी कैपेबिलिटी होती है। तो आप इनको किसी भी पानी वाली, नमी वाली जगह पे रखेंगे तो ये तो फॉरन वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए इसको क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं। एप्लीकेशंस इसकी देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप जो है वो शेल्फ लाइफ जो भी होती है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि ज़ाहिर वाटर रिमूव हो रहा है। जब वाटर रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होगी, वायरस बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा। फिर आगे उन्होंने बताया कि इट इज ऑल्सो कैरिड आउट टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ द सर्टेन ड्रग्स सो दैट दे कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है ये जो बल्क होता है, जो वेट होता है वो भी रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या है कि आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में सब्सटेंस आ जाता है। जब वाटर निकल जाता है आपको पता है स्लगी स्लगी सी अपीयरेंस नहीं रहती फिर। ठीक है, मतलब वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे जैसे हम कोई भी फ्लोर होता है, ठीक है, कोई भी फ्लावर है उसको हम लोग नेट करते हैं, मतलब आटा गूंथते हैं, तो जब उसके अंदर पानी डालते हैं तो उसके क्लम्प्स बन जाते हैं। तो जब आप पानी रिमूव करेंगे तो वो अपनी पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और उसको जो है वो फिर इजी होता है हमारे पास हैंडल करना। ठीक हो गया।